everyone, how are you all? Hope you all are good. So today students, we are going to start our third chapter of class 7, which is about motion and time. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम एंड मोशन. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के हिस्ट्री और करंट सभी चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करें. चलो, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. In everyday life, we see some objects at rest and others in motion. We drive to the office, birds fly, fish swim, the winds blow the trees, atoms, molecules, planets and stars all are in motion. See, आप everyday life में बहुत सारे objects को students observe करते हो. बहुत सारे ऐसे objects हैं जो rest पे है, stationary position पे हैं, और काफी सारे ऐसे objects हैं जो आपको move करते हुए दिखते हैं. मूवमेंट जो उनमें होता है दैट इज व्हाट इज नोन एज मोशन इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स साइंस की लैंग्वेज में जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको हम मोशन में बोलते हैं. तो बहुत सारी चीजें आप देखते हो डेली लाइफ में जो आपके मोशन में है, जैसे कि आपको बोला है आप ऑफिस तक ड्राइव करके जाते हो, बर्ड्स फ्लाई करती है, फिश स्विम करती है, विंड ब्लो करती है ट्रीज को, एटम, मॉलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार्स, सभी जितनी भी ये चीजें हैं दे ऑल आर इन मोशन. ओके, so we often perceive an object to be in motion whereas position changes with time. तो हम लोग कभी भी किसी एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कब बोलते हैं? जब उसकी पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. ओके, however there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. For example, we infer the motion of air by observing the movement of leaves and branches of trees. In this chapter, we shall first learn the concept of time. Later, we shall learn about the speed of moving objects along a straight line. See, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको दिखते हैं क्या भाई उनकी टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगी, दैट मींस वो मोशन में थे. लेकिन काफी सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स का मोशन होता है जो उनके इनडायरेक्ट एविडेंसेस से हमको पता चलता है. एग्जाम्पल एयर. ठीक है, तो एयर आपको दिखती नहीं है, एयर आपको नहीं दिखेगा कि हाँ एयर मोशन में, मूवमेंट में, लेकिन एयर के इफेक्ट्स आपको दिखते हैं कि हाँ वो मोशन में है. इसकी वजह से आपको बहुत सारे इफेक्ट्स उसके अपने अराउंड ऑब्जर्व करते हो आप लोग. जैसे कि क्या, एयर की वजह से जो ट्रीज की लीव्स है, ब्रांचेस है, वो आपकी ब्लो कर रही हैं. ठीक है, आप लोग कपड़े सुखाते हो टेरेस पे तो कपड़े आपके क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, या फिर बोलो वो आपको फ्लाई करते हुए दिखते हैं. तो ये सब क्या है, उड़ते हुए दिखते हैं ना कपड़े जब हवा चलती है बहुत तेज. तो ये सभी चीजें क्या है, ये एविडेंसेस है कि हाँ हमारे सराउंडिंग में एयर है विच इज इन मोशन, और उसके इफेक्ट्स की वजह से आपको सारी चीजें अपने अराउंड दिखती है. तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइम के कॉन्सेप्ट के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे मोशन के बारे में. तो सबसे पहले आता है टाइम पे. तो मेजरमेंट ऑफ टाइम. व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम? सी, the commonly used units of time are given below, making accurate measurement of length and mass is relatively simpler than measurement of time. So anything that occurs or appears at regular interval can help us to measure time. देखो अब आपको यहाँ पे कुछ कॉमनली यूज होने वाली यूनिट्स गिवन है. कौन सी यूनिट्स? जिससे आप टाइम को मेजर कर सकते हो. तो टाइम को मेजर करने के लिए बहुत सारी आपको यहाँ पे यूनिट्स गिवन है. ठीक है, लेंथ और मास को एक्यूरेटली मेजर करना बहुत सिंपल है एज कम्पेयर टू मेजर टाइम. टाइम को मेजर करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है. ठीक है, सो एनीथिंग दैट अकर्स और अपीयर्स एट रेगुलर इंटरवल कैन हेल्प अस टू मेजर टाइम. कोई भी ऐसी चीज जो रेगुलर इंटरवल पे होती रहती है, एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद होती है, उसको आप एज अ यूज कर सकते हो टू मेजर टाइम. देखो अब यहाँ पे आपको कुछ कॉमनली यूज यूनिट्स ऑफ टाइम गिवन है, जैसे कि 60 सेकेंड्स. तो सेकंड भी आपको क्या है, टाइम को मेजर करने की यूनिट है. और 60 सेकंड्स किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? 1 मिनट के इक्वल होता है. दैट मिनट इज आल्सो अ यूनिट टू मेजर टाइम. सिमिलरली 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर, 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 डे. ठीक है, इसके बाद 365 डेज इक्वल्स टू 1 ईयर होता है. फिर 10 ईयर्स इक्वल्स टू 1 डिकेड होता है. 10 डिकेड्स इक्वल्स टू 1 सेंचुरी होता है. 1 सेंचुरी में मतलब कितने ईयर्स आ जाते हैं? 100 ईयर्स आ जाते हैं, क्योंकि 1 डिकेड में 10, तो 10 डिकेड्स में 10 into 10 100 ईयर्स होते हैं. सिमिलरली 10 सेंचुरीज मीन्स व्हाट? 1 मिलेनियम. दैट मीन्स उसमें कितने? 1000 ईयर्स. तो इस तरीके से आपके पास ये बहुत सारे कॉमनली यूज होने वाली यूनिट्स है टू मेजर टाइम. You know that the earth completes one rotation on its axis in almost 24 hours. ठीक है, हमें पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लेता है? 24 आवर्स लेता है. This happens regularly over and over again. It is because of this rotation that we see the sunrise changing its position during the day
एंड फाइनली सेट। देखो, और ये चीज जो है कि जो अर्थ अपने रोटेशन कंप्लीट करता है 24 आवर्स में, ये रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है और इसी की वजह से आप सनराइज और सनसेट के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हो। ठीक है। Perhaps the earliest method of telling time was by seeing the position of the sun in the sky. अगर हम थोड़ा सा पहले की बात कर ले, in the earlier times we used to see the direction of sun. ठीक है, टाइम को मेजर करने के लिए सन की डायरेक्शन देखी जाती थी स्काई में कि किस डायरेक्शन में सन है, उस हिसाब से टाइम का एक अजम्पशन लगाया जाता था। ओके, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड वन डे। एक सनराइज से दूसरे सनराइज के बीच का जो टाइम पीरियड होता था उसको बोला जाता था वन डे। A month was measured as the time between the sighting of one new moon and the next. एक न्यू मून से अगले न्यू मून तक का जो टाइम पीरियड होता था वहां पे 1 month completed माना जाता था। ओके, a year was measured as the time taken by the earth to complete one revolution around the sun. 1 year कब कंप्लीट मानते थे? जब हमारा जो अर्थ था वो सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर देता था, तब वहां पे हमें 1 year का टाइम मेजरमेंट माना जाता था। इस तरीके से आपकी जो ये हेवनली बॉडीज थी, इनके मूवमेंट से ही टाइम का मेजरमेंट किया जाता था इन द अर्लियर डेज। ओके, अ सैंड क्लॉक व्हिच वाज यूज्ड बाय द रोमन्स वर्कड ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल द सैंड फ्रॉम द अपर चैम्बर फॉल्स इनटू द लोअर चैम्बर इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, फिर रोमन्स में यानी कि जो रोमन पीपल थे, दे यूज्ड टू यूज व्हाट, सैंड क्लॉक। सी दिस इज द सैंड क्लॉक, ये यूज करी जाती थी टाइम मेजरमेंट के लिए बाय द रोमन पीपल, है ना। ये किस प्रिंसिपल पे काम करती थी कि देखो, ऊपर एक चैम्बर है, नीचे एक चैम्बर है, ऊपर वाले चैम्बर में सैंड होती थी और वो ऊपर से नीचे की तरफ आपकी फ्लो करती थी, लेकिन जो ये फ्लो करती थी, नीचे फॉल करती थी, ये एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में करती थी। ठीक है ना, तो उससे अंदाजा लगाया जाता है कि अच्छा हाफ हो चुकी, दैट मींस इतना टाइम पीरियड गुजर चुका है। ठीक है, यानी कि उसका एक टाइम पीरियड होता था कि इतने समय में ये पूरी सैंड ऊपर वाले चैम्बर से नीचे चैम्बर में आ जाती है। जब वो आ जाएगी तो दैट मींस 1 घंटा या 1 महीना, 1 हफ्ता, इस तरीके से वहां पे रोमन इस सैंड क्लॉक को यूज किया करते थे। This fixed amount of time was the unit in which time was measured by them. देखा, ये जो फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम का जिसमें आपके ऊपर वाले चैम्बर से सैंड नीचे आती थी, ये एक यूनिट थी जिसमें टाइम मेजर किया जाता था बाय द रोमन पीपल। The sundial was used long ago to measure the time of the day. उसके बाद क्या, सनडाइल यूज किया जाने लगा पहले टाइम पे टाइम को मेजर करने के लिए। इट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल दैट एज द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई चेंज so that the position and length of the shadow cast by an object. ठीक है, और सनडाइल किस प्रिंसिपल पे काम करता था कि जैसे जैसे आपकी सन की पोजीशन चेंज होगी स्काई पे, सन की पोजीशन एक कांस्टेंट रहती नहीं है। ठीक है, क्योंकि अर्थ रोटेट करता है, तो अर्थ जैसे जैसे रोटेट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, तो आपका सन की पोजीशन चेंज होती जाती है। सन की जब पोजीशन चेंज होती है उसके हिसाब से क्या होती थी, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की जो शेडो बनती थी बिकॉज ऑफ द सनलाइट, उसकी क्या एक तो पोजीशन और लेंथ भी चेंज होती जाएगी। तो समझ में आता था कि अच्छा इस वक्त सन की हेड से किसी ऑब्जेक्ट की शेडो इस तरीके की बन रही है, इसकी साइज और लेंथ इतना है, तो दैट मींस ये समय हो रहा होगा। इस तरीके से अजम्पशन लगाए जाते थे, इस तरीके से यूनिट्स बनाई गई थी टू मेजर टाइम। चलो, नाउ जंतर मंतर एट दिल्ली, व्हाट इज दिस? A few hundred years ago, Maharaja Jai Singh II of Jaipur made huge sundials to measure time. ठीक है, कुछ 100 साल पहले करीबन महाराजा जय सिंह सेकंड जयपुर के रहने वाले, उन्होंने बहुत बड़े बड़े सनडाइज बनवाए टाइम मेजर करने के लिए। ये जो आपके सनडाइज है वो आपको देखने को मिलेंगे जंतर मंतर। कहाँ कहाँ है जंतर मंतर? जैसे कि दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सनडाइज है वो जयपुर में है, which can measure time up to an accuracy of 2 seconds. 2 सेकंड तक के टाइम के एक्यूरेसी तक ये टाइम मेजर कर सकता है, सबसे बड़ा जो सनडाइल है इन जयपुर। बट इट कैन नॉट बी यूज आफ्टर द सनसेट, लेकिन इसको आप सनसेट के बाद यूज नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट वी कम टू मेजरमेंट ऑफ टाइम यूजिंग सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम को यूज करके टाइम को कैसे मेजर किया जाता है? Clocks that measure time accurately could be made only after the discovery of the simple pendulum by the Italian scientist Galileo Galilei. एक इटालियन साइंटिस्ट है जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। ठीक है, स्टूडेंट्स, इन्होंने डिस्कवरी करी कि सिंपल पेंडुलम, और उसके बाद से ही ये क्लॉक का एक कॉन्सेप्ट आगे चल के क्या हुआ, यूज होने लगा, जिससे आप टाइम को मेजर कर सकते थे। He discovered that if a weight hung from a string is made to swing, it always completes one to and fro motion in exactly the same time. क्या बोला कि अगर एक स्प्रिंग से आप ऊपर की तरफ एक वेट को नीचे हंग कर दोगे, ऐसे टाई करके टांग दोगे,
तो वो क्या करेगा, एक टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट करेगा, और एक टू एंड फ्रो मोशन वो जब भी कंप्लीट करेगा वो हमेशा फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में करेगा, ठीक है। A simple pendulum consists of a weight like a small metal ball tied to a string. The other end of the string is tied to a rigid support. The metal ball is called the bob of the pendulum. ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक वेट होता है जो इससे नीचे, ठीक है, एक मेटल की बॉल होती है, तो वो अपने आप में हैवी होगा, ठीक है। उस वेट को क्या कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है एक स्ट्रिंग के थ्रू, और उस स्ट्रिंग को ऊपर, उसका जो ऊपर वाला एंड होता है उसको आप एक सपोर्ट के थ्रू क्या कर देते हो, टाई कर देते हो। जो नीचे जो मेटल की बॉल जो वेट आपने लिया है उसको आप क्या बोलते हो, बॉब ऑफ द पेंडुलम, लाइक दिस। ये है आपका बॉब, और इसको आपने इस तरीके से टाई कर रखा है ऊपर एक सपोर्ट के थ्रू। व्हेन द पेंडुलम इज एट रेस्ट इज इट इन मीन पोजीशन ओ। जब पेंडुलम अपने रेस्ट पे है इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे है, इस पोजीशन को आप क्या बोलोगे, जीरो पोजीशन या ओ पोजीशन, कुछ भी बोल सकते हो। If the bob is given a small push from its position of rest, the pendulum makes to and fro movements about its mean position. अब आप जैसे ही इस पेंडुलम को एक पुश दोगे तो ये अपने टू एंड फ्रो मोशन में आएगा, यानी कि लाइक दिस एंड दिस, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड इस एक से टू एंड फ्रो मोशन में आएगा। द टाइम टेकन फॉर वन टू एंड फ्रो मूवमेंट, दैट इज 0 to A to 0 to B and back to 0, is always the same as long as the length of the string does not change and there is no resistance of the air around. तो वो तो टाइम ये बॉब लेगा एक टू एंड फ्रो मोशन को कंप्लीट करने के लिए। कैसे, 0 टू पहले इस पोजीशन पे जाएगा, आगे जिसको आप ए पोजीशन लोगे, फिर ए से बैक आएगा 0 पे, और फिर 0 से फिर जाएगा दूसरी पोजीशन पे बी पे, और बी से फिर बैक आएगा आपके 0 पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जाके इसका एक टू एंड फ्रो मोशन कंप्लीट होगा, और ये एक टू एंड फ्रो मोशन जितनी बार भी होते रहेंगे हमेशा ये एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में होगा, अनटिल द कंडीशंस आर आल्सो देयर। दो कंडीशंस है, पहली कंडीशन क्या, ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि एयर का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, एयर अपोज नहीं करनी चाहिए, ठीक है, एयर का कोई भी फोर्स इस पर ना लगे। तो हमेशा ये जो एक टू एंड फ्रो मोशन को कंप्लीट करने के लिए हमेशा सेम या इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीट करेगा। तो ये जो सच पीरियोडिक मूवमेंट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। तो ये जो पीरियोडिक मूवमेंट हो रहे हैं ना बार बार, इसको आप ऑसिलेशन बोलते हो। टाइम टेकन बाय पेंडुलम फॉर वन ऑसिलेशन इज नोन एज दिस टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड एक पेंडुलम लेता है उसको आप टाइम पीरियड बोलते हो, ठीक है। चलो आगे, द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। A pendulum of about 25 centimeter length it takes exactly 1 second for one to and fro movement about its position of rest, ठीक है। अगर आपको ये टाइम पीरियड को चेंज करना है, यानी कि जो आप पे बॉब है या फिर आपका जो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये वन टू एंड फ्रो मोशन का इसका टाइम आपको चेंज करना है, तो आप स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। एक सिंपल सी आपका सिंपल पेंडुलम जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो स्टूडेंट्स वो एक टू एंड फ्रो मूवमेंट को कंप्लीट करने में 1 सेकंड का टाइम देती है, ठीक है। लेंथ शुड बी 25 सेंटीमीटर, आप इसे चेंज कर दोगे तो टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। दिस प्रिंसिपल ऑफ द पेंडुलम इज यूज्ड टू मेक अ पेंडुलम क्लॉक। अब इसी प्रिंसिपल को हमने पेंडुलम क्लॉक बनाने के लिए आगे यूज किया, ठीक है, जहाँ पे ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। पेंडुलम की जो ऑसिलेशन होगी वो क्या उस क्लॉक के हैंड्स को कंट्रोल करेगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद गिवन है A mechanical wristwatch has a balance wheel instead of a pendulum which serves the same purpose. उसके बाद मैकेनिकल wristwatch देखो इस तरीके से ये wristwatch आ जाती है, ठीक है। इसमें एक बैलेंस व्हील होती है सेंटर में, जो क्या पेंडुलम की जगह, वहां वैसे तो पेंडुलम क्लॉक में पेंडुलम होता है जब क्लॉक के हैंड्स को कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे बैलेंस होता है पेंडुलम की जगह जो सेम काम करता है, ओके। नाउअडेज इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉचेस आर अवेलेबल इन द मार्केट। आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉचेस भी है मार्केट में। These work on a different principle. These watches have the crystals of a substance called quartz. ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉचेस है स्टूडेंट्स, इनका प्रिंसिपल थोड़ा डिफरेंट होता है, यानी कि इनके अंदर क्या होता है, एक सब्सटेंस के क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको आप बोलते हो क्वार्ट्ज, ओके। दीज क्रिस्टल्स कैन वाइब्रेट वेरी फास्ट एंड एट अ वेरी प्रिसाइज रेट। ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं, आपस में वाइब्रेट करते हैं बहुत फास्टली और एक बहुत प्रिसाइज रेट पे। These vibrations are used to measure the time accurately. और इन्हीं वाइब्रेशन से टाइम को मेजर किया जाता है। A quartz clock is much more accurate than a pendulum clock. Quartz clock क्या होती है, ज्यादा एक्यूरेट होती है, ज्यादा एक्यूरेसी से टाइम को मेजर करती है as compared to pendulum clock. Stopwatch is used for measuring short intervals of time accurately. अगर आपको टाइम पीरियड शॉर्ट है, उसको आपको बहुत एक्यूरेटली मेजर करना है, तो आप कौन सी stopwatch यूज कर सकते हैं। Nowadays, several digital watches available in the market can also be used as stopwatches. आज के टाइम पे बहुत सारी डिजिटल वॉचेस हैं मार्केट में अवेलेबल है, उनको भी उनमें स्टॉप वॉच के फीचर्स होते हैं, यानी कि इसको भी आप एज अ स्टॉप वॉच यूज कर सकते हो।
ठीक है. Many of these digital watches do not have hour, minute or second hands. They display time in digits. काफी सारे डिजिटल वॉचेस आप लोग मार्केट में देखते होंगे जिसमें हैंड्स नहीं होते, यानी कि आवर, मिनट या सेकंड हैंड्स नहीं होते हैं. ये टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं डिजिट्स में, इसलिए आपने डिजिटल वॉच. ठीक है. चल, नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट मोशन. नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक ऑफ मोशन, जिसमें सबसे पहला है स्लो एंड फास्ट मोशन. सी, सम व्हीकल्स आर मूविंग ऑन द रोड इन द सेम डायरेक्शन. अब आपने क्या बोला कि कुछ व्हीकल्स है जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. Among these vehicles, some are fast while some are slow. अब इन सभी व्हीकल्स में कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जो बहुत फास्ट है और कुछ स्लो है. The distance moved by an object in a given interval of time or the time taken for covering a fixed distance will help us to decide whether a vehicle is moving faster or slower. अब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट कवर कर रहे हैं या फिर एक फिक्स डिस्टेंस को कितने टाइम पीरियड में वो ऑब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा क्या करने में कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका फास्टली मूव कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट आपका स्लोली मूव कर रहा है. तो कुल मिला के कि क्या जो ऑब्जेक्ट एक टाइम पीरियड आपने दे दिया, फिक्स टाइम पीरियड है, इसमें कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं व्हीकल्स, वो डिसाइड कर सकता है या तो ये ऑब्जेक्ट फास्ट है या मूव है, या फिर आपने एक फिक्स डिस्टेंस दे दिया, वो कितने टाइम पीरियड में कोई व्हीकल कवर कर रहा है वो डिसाइड कर सकता है कि ऑब्जेक्ट स्लो है या फास्ट. नाउ वी कम टू द टॉपिक ऑफ स्पीड. The distance covered by a unit body in unit time is called speed. ठीक है. 1 यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस एक बॉडी कवर करती है उसको आप उसकी स्पीड बोलोगे. जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, दैट मींस व्हाट, कि वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 50 किलोमीटर का इन 1 आवर. ठीक है. 1 आवर में कितने का 50 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है. ये चीज हमें पता चलती है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी बोला मैंने, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 आवर में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जा रहा है. इस तरीके से स्पीड को मेजर किया जाता है कि 1 यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं. नाउ यूनिट्स ऑफ स्पीड. स्पीड के आपको यहाँ पे यूनिट्स गिवन है. ठीक है. यूजुअली जो स्पीड को डिनोट किया जाता है किलोमीटर पर आवर से किया जाता है, लाइक दिस, किलोमीटर See, kilometer, I'm writing over here, kilometer per hour में. But the SI unit of speed is meter per second. लेकिन क्या है इसकी SI यूनिट मानी जाती है स्पीड की मीटर पर सेकंड. तो कुल मिला के आप क्या कर सकते हो बच्चों, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो वैल्यूज को. कैसे? सी, 1 किलोमीटर पर आवर में 1000 बाई 3600 मीटर पर सेकंड होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं. तो किसी भी एक वैल्यू को जो कि आपके किलोमीटर पर आवर में है और उससे आपको मीटर पर सेकंड पे जाना है. ठीक है. सी, किलोमीटर पर आवर में है और उससे हमें किस पे जाना है, मीटर पर सेकंड पे जाना है. तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स आर देयर एंड 1 आवर में देयर आर 3600 सेकंड्स. तो जब आप 1000 को 3600 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे लाइक दिस. सी, तो कैसे कर देगा, 2 0 are divided by 2 0, then what, 2 5s are 10 and 2 18s are 36. तो वैल्यू हमारे पास बचती है 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो किसी भी वैल्यू को किलोमीटर पर आवर से डायरेक्टली आपको 5 किस पे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से. ठीक है. सी, आई विल शो यू हाउ. जैसे कि आपके पास एक वैल्यू है 36 किलोमीटर पर आवर और मैंने आपको बोला इसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आप डायरेक्टली 36 को 5/18 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई कर देंगे. So 18 1s are 18, 18 2s are 36 and 2 5s are 10. So that means वैल्यू होगी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या है, इसका एक ऑपोजिशन भी होता है, यानी कि आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो. ये तो था किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड पे जाना है, लेकिन अगर हमको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर पे जाना, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर पे जाना हो, तो हम इसका रिवर्स कर लेंगे, यानी कि वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से. आई विल शो यू हाउ. नाउ सी, दे हैव गिवन यू
what? To convert kilometer per hour to meter per second, the value needs to be multiplied by 5 by 80. And 1 meter per second, that is 1 by 1000 upon 1 by 3600. यानी कि किसी भी वैल्यू को आपको फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर पे करना है, तो आप उसको क्या करेंगे? उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 by 5. ठीक है, रिवर्स करते हैं. चलो. So now we are having the topic of speedometer and odometer. Next we are having topic speedometer and odometer. See, every vehicle has a console which consists of a speedometer and an odometer. तो हर एक व्हीकल में एक क्या होता है? कंसोल होता है, यानी कि एक स्पीडोमीटर होता है, एक ओडोमीटर होता है. The speedometer indicates the instantaneous speed of the vehicle while the odometer displays the distance traveled. ठीक है, स्पीडोमीटर क्या बताता है? जब आप अपने व्हीकल को चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, उस टाइम पीरियड पे आपका स्पीड कितनी है उस ऑब्जेक्ट की या फिर उस व्हीकल की, उसको मेजर करने के लिए द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड दैट इज नोन एज स्पीडोमीटर. लेकिन आपने उस पूरी स्पीड को रखते हुए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास होता है क्या? ओडोमीटर. ठीक है, चलो, यानी कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए ओडोमीटर और स्पीड मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर. नेक्स्ट वी कम टू यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Consider a car moving along a straight line that it traveled 20 meters in the first second, 20 meter more in the second, 20 meters more in the third second, and 20 meter more in the fourth second. In this case, the car covers 20 meters in each second. As a car covers equal distance in equal interval of time, it is said to have a uniform speed and is said to be in uniform motion. देखो, एक कार है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, और स्ट्रेट लाइन में जब वो ट्रैवल कर रही है तो वो क्या पहले सेकंड में 20 मीटर कवर करती है, फिर सेकंड में से 20 मीटर कवर किया, फिर थर्ड सेकंड में 20 एंड सो ऑन. यानी कि हर एक सेकंड वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है कार. तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको आप कहते हो कि ऑब्जेक्ट क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है या तो यूनिफॉर्म मोशन में. और उसी का जो ऑपोजिशन होता है, रिवर्स होता है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्या? The time interval in this case may be small or big. On the other hand, if a body covers unequal distance in equal interval of time, the body is said to be non-uniform motion. यानी कि अगर ऑब्जेक्ट आपका क्या अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि पहले सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, फिर सेकंड में आपका 30 मीटर का करा, फिर थर्ड सेकंड में आपका फिर 15 मीटर का करा, यानी कि सेकंड्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस हमेशा अनइक्वल कवर हो, ऐसे ऑब्जेक्ट को आप बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. ठीक है, चल. नेक्स्ट वी कम टू एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द टोटल टाइम ऑफ इट्स जर्नी. कोई भी एक ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया इन द टोटल टाइम टेकन, उनको जब आप डिवाइड कर देते हो तो आपकी एवरेज स्पीड निकल कर आती है. यानी कि फॉर्मूला बनता है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. दे हैव गिवन एन एग्जांपल आल्सो. एक बस है जिसने कितना पहले 20 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, इस तरीके से डिस्टेंस कवर किया है, और जो पूरी जर्नी कवर करी है वो 5 आवर्स में कंप्लीट करी है. टाइम कितना लिया? 5 आवर्स का. अब आपसे पूछा जाए कि इस बस की एवरेज स्पीड क्या थी, तो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. डिस्टेंस कितना हुआ? 20 प्लस 40 प्लस 5, है ना, दैट इज 65. और टाइम कितना लिया? 5 आवर. तो 65.5 डिवाइड करके कितना आ गया? 30, और यूनिट लगा देंगे किलोमीटर पर आवर. ठीक है, टोटल डिस्टेंस 65 किलोमीटर का, टाइम लिया 5 आवर का, डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा आपको 30 किलोमीटर पर आवर, व्हिच इज द एवरेज स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर बस. नाउ वी कम टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अब आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे. यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. एक कार है जो एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है जिस पर कोई ट्रैफिक नहीं है. ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एट 9 AM. तो लैम्प पोस्ट से उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट करी है 9 AM पे. उसके बाद द ओडोमीटर रीडिंग आफ्टर एवरी 5 मिनट्स इज नोटेड. उस कार की फिर ओडोमीटर की जो रीडिंग है वो आपको गिवन है. ओडोमीटर मैंने आपको बताया था क्या मेजर करता है? डिस्टेंस मेजरिंग. यहाँ पे अब आपको क्या गिवन है? ओडोमीटर की इसकी रीडिंग गिवन है कि 9 AM पे उसने 505 इतना ओडोमीटर की रीडिंग, यानी कि इतना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि अभी कोई डिस्टेंस नहीं कवर किया है, टाइम 5 मिनट का है. फिर 5 मिनट बाद उसका डिस्टेंस इतना कवर, यानी कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 5 मिनट. फिर 9:10 पे 5615 की रीडिंग है, दैट इज फिर से कितना 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया कितनी देर में? आपका 5 मिनट्स में. इस तरीके से आप देखो 5, 10, 15, 20 इस तरीके से टाइम डिस्टेंस को कवर करता जा रहा है लैम्प पोस्ट से अगर देखा जाए तो. ठीक है, और कितने कितने मिनट्स में? 5 मिनट्स में. यानी कि हमेशा 5 किलोमीटर का डिस्टेंस वो बढ़ाता जा रहा है इन एवरी 5 मिनट्स. यानी कि ऑब्जेक्ट किस मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में है. अब इसका जो आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनता है. ठीक है, आपको क्या बनाना पड़ता है?
आप इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और कार्टेशियन प्लेन में आपके पास ये है, दो एक्सेस होते हैं, दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस। ओके, यहाँ पे आप लिखते हैं टाइम को और इधर लेते हैं आप डिस्टेंस को, और उसके साथ साथ आपको स्केल भी लेना पड़ता है। स्केल कितना का लिया जाता है ग्राफ पेपर पे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मिनट का ले लेंगे टाइम पे, और डिस्टेंस में हम लोग लेते हैं 1 सेंटीमीटर में कितने 5 किलोमीटर्स का या 10 किलोमीटर्स का, वो डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, फिर जो भी आपके यहाँ पे आपको ग्राफ गिवन था या फिर जो वैल्यूज आपको गिवन थे आप उन पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आप सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन करके कुछ ऐसी शेप आती है when the object is in uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन में आपका जो ग्राफ आता है, डिस्टेंस लाइन ग्राफ, वो कुछ ऐसा आता है। ये शो करता है कि क्या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट अपवर्ड लाइन का ग्राफ बनकर आता है इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, चलो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करी जाए बच्चों, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको जो टाइम आता है, वो ग्राफ आता है, वो इस तरीके का कुछ आता है। दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टाइम पीरियड इक्वल होता है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल होते हैं, तो डिस्टेंस अनइक्वल होने की वजह से आपकी ग्राफ की शेप कैसी आती है, रैंडम या कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से आपकी शेप बनकर आती है, इसको आप बोलते हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, चलो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मैंने आपको पीछे दिखा दिया कैसे ये निकाला जाता है। ठीक है, चलो सो students, yeah, that's all for the chapter. The chapter is completed. I have told you how to calculate the time from kilometer per hour to meter per second and meter per second to kilometer per hour। टाइम को मेजर करने के लिए क्या क्या यूनिट्स होती हैं, अर्लियर डेज में हम लोग क्या यूज करते थे, आज के टाइम पे हम लोग क्या यूज करते हैं। सो एवरीथिंग वी हैव डिस्कस सो फार। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ओके, that's all for the chapter. Hope you all liked it. Thank you everybody.